साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है। और उसके लिए बेटा सबसे पहले ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये एक मैस है जो स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रहा है। ठीक है। अब देखिए इससे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, आप मुझे बता सकते हैं? इस मैस पे कौन कौन सी फोर्सेस इसमें लग रही वेट हैं? वेट एंड टेंशन। ये रेस्ट नॉर्मल पे रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नहीं है टेंशन। ना, यहाँ पे नॉर्मल किसी सरफेस के साथ तो नहीं है बेटा। ये रेस्ट पे है। और जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। आपकी आवाज कट रही है। हेलो। अभी भी कट रही है? हेलो। जी आप सही है। मैंने कहा जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसका मतलब उस पे नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम है, उस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। सो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है। तो फोर्स कौन कौन सी लग रही है? एक फोर्स इस पे वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशन पुल है, और दूसरा स्ट्रिंग की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसको टेंशन कहते हैं। सो टेंशन और वेट क्या आपस में इक्वल हैं? हाँ बेटा। अगर रेस्ट पे है जी। जी जबरदस्त। टेंशन और वेट आपस में इक्वल होना इस बात को प्रूव करता है, इसी बात की सच्चाई है कि दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो नेट फोर्स इज जीरो। दैट मीन के अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। So tension in this string is equal to weight of this object. और टेंशन इस पूरी स्ट्रिंग में एवरीवेयर सेम है। इसके मैथ्स को हमने इग्नोर किया हुआ है। अब बेटा इसी को मैं अगर इसको टू स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देता हूँ इस तरह। अब अगर मैं आपको कहता हूँ अब इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही है? वही वेट और टेंशन। हाँ, अब जो है स्ट्रिंग के दो पार्ट्स हैं ऊपर, ये देख लें। सो टेंशन जो है अब इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी है। और डाउनवर्ड फोर्स वेट है, दो फोर्सेस ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है। अब भी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ये है कि ऊपर टेंशन इन वन पार्ट प्लस टेंशन इन अदर पार्ट, ऊपर फोर्स टू टी इज इक्वल टू वेट। सो टेंशन पहले की निस्बतन इस स्ट्रिंग में हाफ है। ठीक है। टू टी इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। टू टी इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है बेटा, एक ये सिस्टम है। देखें साथ, अब इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो वेट होगा। और फिर क्या टेंशन इन दीज टू कहते हैं। पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। टेंशन जो है आपकी स्ट्रिंग आवाज। में। हेलो। जी आप सही है। कट रही थी मेरी आवाज? जी सर। अब कैसे इसको करेंगे? इसमें तीन अब फोर्सेस वो लग रही हैं। डिसॉल्व। हाँ। हम्म। अब तीनों फोर्सेस, एक नीचे वेट है और जो है स्ट्रिंग में टेंशन है। और इस सूरत में बेटा इस तरह के प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इसको करते हैं। ठीक है। इस तरह करने हम्म। से क्या फर्क पड़ेगा? और सादा आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा, अब बात करेंगे हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। और इक्विलिब्रियम का पहले मैं लफ्जी मतलब बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। कि अगर बेटा आपके पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। उसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई रोटेशन भी नहीं होनी चाहिए, नो रोटेशन।
and no translation. ट्रांसलेशन का मतलब पता था क्या होता है? ये स्टैटिक रेस्ट मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है तो उसका मतलब उस पे कोई नो नो रोटेशन का क्या मतलब होगा कि नेट मोमेंट उस पर जीरो होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स को क्या होना चाहिए, नेट मस्ट बी जीरो। एंड जीरो। दूसरी बात क्या होगी, नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। दीज आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेट फोर्स अगर जीरो होगी बट नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट होगा तो रेस्ट पे, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगी लेकिन उस पे क्या होगी, रोटेशन होगी। ठीक है, और अगर नेट मोमेंट जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा, रोटेट तो नहीं करेगा लेकिन एक्सेलरेट करेगा। बेटा आप को आवाज सही आ रही है? जी सर। आप देखिए ये एक बॉल है, दैट इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस, बेड पे। कौन कौन सी फोर्सेस इस पे लग रही हैं बेटा? वेट और वो नॉर्मल। हमें कैसे पता चल रहा है कि इस पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही है? क्योंकि रेस्ट पे है। रेस्ट पे हम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वी नो कि इफ इट इज एट रेस्ट दिस मीन्स के द नेट फोर्स ऑन दिस बॉल मस्ट बी जीरो। ठीक है, जी एंड सर। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यही है कि देयर मस्ट बी एन अपवर्ड फोर्स दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इनका they must be equal to each other, that's why the net force on this object is zero. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर टू फोर्सेस। अगर मैं कहूं कि क्या एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स में लगाऊं ओनली वन फोर्स और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकता है, फिर इफ आई हैव टू अप्लाई ओनली वन फोर्स, इज द इक्विलिब्रियम पॉसिबल? नहीं सर। वाई बेटा? क्योंकि वो रेस्ट पे नहीं होता। नहीं मतलब नेट फोर्स अगर एक लग रही होगी, एक ही फोर्स, तो रेस्ट पे रहेगा ही नहीं ना। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा। सो एक फोर्स के रिजल्ट में इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट कितनी फोर्सेस होनी चाहिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट पे? दो फोर्सेस होनी चाहिए एंड दे मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जी टू सर। फोर्सेस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा एंड दे मस्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और उनके बीच में अगर आप इस कंडीशन की बात करोगे नो रोटेशन भी होनी चाहिए, तो वो उनके बीच में कोई फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। लेट्स से आई हैव दीज टू फोर्सेस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं बेटा, एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स जीरो होगा। व्हाट इज द नेट मोमेंट? मोमेंट होगा। ठीक है, सो नेट फोर्स इज जीरो बेटा, बट नेट मोमेंट इज, कल हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि ये कपल ऑफ फोर्सेस बन रही है, सो नेट फोर्सेस, नेट मोमेंट इज नॉट जीरो। सो ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन तो नहीं होगी लेकिन रोटेशन होगी। इसका मतलब ये कि ये जो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन थी ये ट्रू नहीं हो रही। इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर ऑब्जेक्ट ना तो रोटेट करेगा ना ट्रांसलेट करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स in any direction must be zero and net moment about any point must be zero, about any point
Is that clear? Net force in जी any सर। direction. That means कि upward forces must be equal to downward forces, left forces must be equal to right forces. ठीक है बेटा? So दो forces के बीच में equilibrium possible तब होगा कि they must act in opposite direction and there must not be any distance between the forces. ठीक है? उनके लाइन ऑफ जी एक्शन बिल्कुल एक ही लाइन में होने चाहिए. अब अगर बेटा तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट पे ऐसे, लेट्स से दिस इज वन फोर्स एंड दैट इज द अदर फोर्स, और तीसरी भी इसी के ऊपर शो करता हूं, अदरवाइज सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होगी. हमारा फोकस आज फर्स्ट कंडीशन पे है, ठीक है? सेकंड कंडीशन को बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स से हम्म ये 20 न्यूटन है, दैट इज 5 न्यूटन, this is 25 Newton. So this object is at first condition of equilibrium true हो रही है इसमें. नेट फोर्स जीरो है. लेट्स अज्यूम कि ये 5 न्यूटन जो है इसी फोर्स के ऊपर से गुजर रही है, 20 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन पे लग रही है, और 25 न्यूटन भी उसी लाइन पे लग रहे हैं, तो दैट्स वाई सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो रही होगी. ठीक है? यस लेकिन थ्री फोर्सेस का केस बेटा अगर हमारे पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट पे थ्री फोर्सेस लग रही हैं और थ्री फोर्सेस ऐसे लगे, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स बेटा इधर लग रही है F1, और दूसरी फोर्स ऐसे लग रही है, दैट इज F2, थर्ड फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन. बेटा थ्री फोर्सेस का केस हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. अगर इन तीन फोर्सेस को मैं ऐड करूं, F1, F2 उसी डायरेक्शन में लग रही है ना भाई, और जी सर। F3, अगर ये तीनों फोर्सेस एक क्लोज ट्रायंगल बना रही हूं, क्या कंसेप्ट है? इफ दे फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल, F1, F2, F3 वापस इसी फोर्स के साथ आके टच कर रही हो, तो दिस विल शो, दिस विल इंश्योर कि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है? व्हाट इज देयर रिजल्टेंट? जीरो। जीरो. क्योंकि अगर क्लोज ट्रायंगल बेटा बन रही है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि नेट फोर्स जीरो है. ठीक है? अगर तीसरी ठीक है। फोर्स कुछ ऐसे बन रही होती, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो नाउ रिजल्टेंट इज नॉट जीरो. व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस. ठीक है? क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रही ना, सो ओवर F नेट इज नॉट जीरो ओवर हियर. अगर थ्री फोर्सेस के केस में एक क्लोज ट्रायंगल बन रही है ना बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. और दूसरी बात, अगर क्लोज ट्रायंगल के साथ साथ वो दोनों फोर्सेस कंकरेंट भी हैं, दे आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इफ आई एक्सटेंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो इफ दे आर क्रॉसिंग थ्रू या मीटिंग एट द सेम पॉइंट, दैट शोज के दे आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट. ठीक है? इसका क्या मतलब होगा? सिंगल पॉइंट से अगर पास हो रही हैं, तो दैट विल इंश्योर कि अगर मैं मोमेंट इस पॉइंट पे लूंगा, तो सब फोर्सेस का मोमेंट जीरो होगा. दैट विल इंश्योर कि किसी और पॉइंट पे भी इन तीनों फोर्सेस का मोमेंट लूंगा, तो दैट विल आल्सो बी जीरो. सो अगर क्लोज ट्रायंगल बन रही है एंड सेम कॉमन पॉइंट है,
इसको हम लफ्जों में कनकरेंट भी कहते हैं। देन सेकंड कंडीशन जो है, नेट मोमेंट या टार्क विल बी जीरो। एम स्टैंड फॉर मोमेंट, विल बी जीरो। इसका मतलब दोनों कंडीशंस इक्विलिब्रियम की ट्रू हो रही हैं। थ्री फोर्सेस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि वो क्लोज ट्रायंगल बननी चाहिए और साथ में उनका जो है एक पॉइंट से पास होना चाहिए तीनों फोर्सेस, तब जो इक्विलिब्रियम जो की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपके जी। पास एक एग्जांपल रखता हूं, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अगर बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम फोर्सेस की बात करते हैं। एक फोर्स ये है, दूसरी फोर्स बेटा लेट्स से ये है, और तीसरी फोर्स जो है वो दैट इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। अगर बेटा इनको मैं क्लोज ट्रायंगल बनाऊंगा, तो क्लोज ट्रायंगल तो बन जाएगी ना। ये देखें, F1 को ड्रा किया, दैट इज जी। F2, दैट इज F3। क्लोज ट्रायंगल तो बन गई, लेकिन इनका अगर डू दे हैव सेम कॉमन पॉइंट? नाइस। ये देखें बेटा, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इन दो फोर्सेस का पॉइंट ये है, इन दो फोर्सेस का ये है। सो कॉमन पॉइंट नहीं है। पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, सेकंड कंडीशन के दे मस्ट हैव सेम कॉमन पॉइंट, तो वो नहीं है। ये नहीं है, और क्लोज ट्रायंगल बन गई है। इसका क्या मतलब है? कौन सी कंडीशन ट्रू हुई? ये नेट वाली फोर्स तो जीरो है, बट नेट मोमेंट नहीं। नेट मोमेंट इज नॉट जीरो। सो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लेकिन इसका मोमेंट जीरो नहीं होगा। दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी। ठीक है। तो पहली टेक्निक आनी चाहिए आपको, चेक करना कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं थ्री फोर्सेस के, और दूसरी उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है जी सर। बेटा, आपको चीजें समझ आ रही हैं? यस सर। इस पे आप बताए ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन का केस है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट? जी सर। दिस मैस इज एट रेस्ट। इसका क्या मतलब होगा कि इस पे दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ना ये रोटेट कर रहा है ना ये ट्रांसलेट कर रहा है। फोर्सेस कौन कौन सी हैं? जी एक है सब्जेक्ट पे, इसका बेटा वेट वेट। है, दैट इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन। ये रेस्ट पे किस तरह की सरफेस पे पॉसिबल है? इज द रेस्ट पॉसिबल ऑन द स्मूथ सरफेस ओवर एयर? सरफेस बेटा नहीं सर। स्मूथ होगी तो क्या इसको ये रेस्ट पे रह सकता है? नहीं सर। वजह? रिजल्टेंट मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए। रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब इसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। हम्म। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट का जो रिजल्टेंट है दैट इज नॉट जीरो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जी सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब क्या है? तीसरी फोर्स यहाँ पे क्या लग रही है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है बेटा। क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक फोर्स आपने लगाई है, एक स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। लेट्स से सरफेस स्मूथ नहीं, स्मूथ ही है, लेकिन आपने एक फोर्स ये लगाई है। दिस इज फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, दैट इज F1। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ठीक है। अब देखो बेटा, इन फोर्सेस का अगर देखें तो दे हैव सेम कॉमन पॉइंट। ठीक है, समझ आई बात? जी। दे हैव सेम यस। कॉमन पॉइंट। और बेटा क्लोज ट्रायंगल बन रही है। क्लोज ट्रायंगल नहीं सर। क्यों? वो कैसे आपने कह हम्म। दिया सर? क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रही तो फिर रेस्ट पे कैसे पॉसिबल है? तीन ही फोर्सेस हमारे पास। ये किसको मैंने ड्रॉ किया आपके ख्याल में? ये जो ड्रॉ किए, ये F1। F1। ये आपके ख्याल में किसको ड्रॉ किए? अच्छा R। हम्म। हाँ क्लोज ट्रायंगल्स। जबरदस्ती क्लोज ट्रायंगल नहीं बना रहा, रेस्ट पे है तो उसका मतलब बन ही रही है ना। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स अब मैंने सही प्रॉपर ड्रॉ नहीं किए, इससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ड्रॉ करने में। ठीक है। ये एक्चुअली इस फोर्स का लेंथ मैंने थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया था। अब देखो बेटा, इनके एरोज देखो। ये फोर्स तीसरी इधर लग रही है ऐसे वेट, तो ये क्लोज ट्रायंगल बन रही है, दैट इज F1। ये फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, या कोई स्ट्रिंग के साथ ऑब्जेक्ट बांधा और टेंशन भी हो सकती है, दिस इज वेट। सो इक्विलिब्रियम जो है वो, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है बेटा। दूसरा केस मुझे जी बता सर। दें कि लेट्स से आपके पास ये स्ट्रिंग है और इससे एक ऑब्जेक्ट आपने अटैच किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा था। इस पे बेटा एक फोर्स ये लग रही है, एक क्या है, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, और दैट इज फॉर्म मेकिंग एन एंगल, स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल। सो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं हमें नजर आ रही हैं? इस फोर्स को मैं कह देता हूँ F1, दैट इज वेट। तीसरी फोर्स क्या है इस ऑब्जेक्ट? वेट और R। आर यहाँ नहीं होता बेटा, आर सरफेस के ऊपर होता है, कांटेक्ट में थोड़ा ही है। कांटेक्ट में नहीं है तो आर नहीं होगा, आर तो कांटेक्ट फोर्स है ना। यहाँ जी इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये हवा में है भाई। सो तीसरी फोर्स क्या है? तीसरी फोर्स वही नॉर्मल रिएक्शन। बेटा फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं कहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के ऊपर होती है। पिछली बातों को आप लिंक नहीं कर पाए हम्म। कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के ऊपर अच्छा होती फिर हाँ। है। टेंशन है ना, टेंशन। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में अभी प्रॉब्लम हुआ है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्लीज अपनी चीजों को क्लियर रखें। ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से गुजर रही हैं, देख रहे हैं आप? जी सर। कनकरेंट भी है और क्लोज ट्रायंगल बन रही है। दैट इज F1। वेट को कैसे ड्रॉ करूंगा इससे? बेटा आपको बात समझ आ रही है? दैट इज वेट। रेस्ट पे है ना ये चीज हो। जी। जी सर। रेस्ट होना है, कैसे पता चल रहा है? इस कंडीशन से भी तीसरी फोर्स आप ड्रॉ करेंगे ना, ये फोर्स है टेंशन। रेस्ट पे आ गए, क्लोज ट्रायंगल बन गई, टेंशन वेट एंड F1। ठीक है।
जी सर। यहाँ थीटा को इस ट्राइंगल पे कहाँ मैप करेंगे? हाँ बेटा, इन दोनों डायग्राम्स में थीटा किधर होगा? थीटा क्या है? ये एंगल है ना। टेंशन का जी सर। वर्टिकल के साथ एंगल, टेंशन का। अगर मैं बेटा आपको वर्टिकल सर। थोड़ा सा आपसे पूछ ही लूं कि ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है, मैं इसको यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, इस लाइन के पैरेलल है ये, तो क्या ये मैं ये कह सकता हूँ ये भी थीटा है? हाँ, जी सर। तो क्या मैं इधर कह सकता हूँ कि ये थीटा है? यस सर। ठीक है। जी सर। अगर मुझे इन तीनों फोर्सेस में से कोई एक निकालनी पड़े, दो दी हो, मुझे F1 गिवन है, मुझे वेट गिवन है, मुझे टी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? वही ट्रिग्नोमेट्री। F1 वेट टेंशन तो 90 डिग्री वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल है, टी जी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। ठीक है। जी सर। मुझे बेटा अगर सिर्फ वेट दिया हुआ है सब्जेक्ट का, क्या, और थीटा दिया हुआ है, तो क्या मैं F1 और टेंशन निकाल सकता हूँ? आई एम गिवन थीटा एंड वेट, फिर कैसे निकालूंगा? जी निकाल सकते हैं सर। कैसे बेटा, क्या इक्वेशन बनाएंगे, क्या तरीका है? एक ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके करना है, दूसरा तरीका भी बताना है। F1 विल बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना जी सर। बेटा, इसमें रेशियोज लगाए ना। साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा इज बेस ओवर, बोले, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजस्टेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। जी टेंशन सर। यहाँ से मिल जाएगी ना, वेट और कॉस थीटा पता है। जी सर। सही है। साइन थीटा लगा लें, अब टेंशन यहाँ से निकाल लें, उस टेंशन को यूज जी करते सर। हुए फिर साइन थीटा लगा लें, दैट इज इक्वल टू F1/T। उस टेंशन को यूज करेंगे तो ये फिर F1 आ जाएगा। नहीं भी यूज करना चाहते आप, टेन थीटा यूज कर लेते हैं, तो F1 और W की रिलेशनशिप आ जाएगा, सो यू विल गेट टेंशन, सॉरी, F1। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इधर? इसी डायग्राम पे आए आप, रेजोल्यूशन का कंसेप्ट यूज कर लें, रिजॉल्विंग फोर्सेस। कितने मिनट रहते हैं इस क्लास में? 6। जी 6 मिनट्स। बेटा, दूसरा तरीका देख लें। अब मैं आपको बताने लगा हूँ इसी डायग्राम पे कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। F1 इज अलोंग, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, आपने एक रेफरेंस एक्सिस चूज कर लेना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। F1 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इसका वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। वेट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होगा। हमारी अपनी मर्जी, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे इसलिए रखे तो मुझे सिर्फ टेंशन को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक ये होगा और एक इधर ऊपर होगा। रेजोल्यूशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगी। नीचे वाला कंपोनेंट टी साइन है या टी कॉस है, प्लीज बता देंगे जल्दी जल्दी। बेटा ये क्या चीज? कंपोनेंट नीचे टी साइन है या टी कॉस? अब अच्छा क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। टी साइन, ये दैट इज टी टी साइन थीटा होगा। कॉस थीटा। कोई मसला तो नहीं है, एंगल के अपोजिट
ये टेंशन, और एंगल के अपोजिट जो है वो टी साइन थीटा, और एंगल के साथ जो है वो टी कॉस थीटा। अब देखो बेटा, मैंने बताया था कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन जो है कैंसिल आउट होने चाहिए। F1 मस्ट बी इक्वल टू टी साइन थीटा बेटा, and upward forces must be equal to downward forces. Weight should be equal to T cos theta. ठीक हो गया। जी सर। सो अगर आपको दो इक्वेशंस बन गई हैं, जो भी अननोन होंगे आप निकाल लेंगे। लेट से आपको थीटा और वेट दिए होते, और वो कहता था कि जी टेंशन निकालें, तो इस इक्वेशन से टेंशन मिल गई, उस टेंशन को इधर पुट करके ऊपर वाले में F1 मिल जाएगी। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करके F1 बाय वेट टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो वही इक्वेशन बन गई जो यहां से देखें, इस सेकंड डायग्राम में देखें, टेन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट, तो वही बात नहीं बन गई। हम्म। ठीक है, तो जब आप बेटा फोर्सेस की ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, उसकी फर्स्ट कंडीशन को यूज करके अननोन फाइंड करने होंगे, तो आप क्या करेंगे, रेजोल्यूशन भी लगा सकते हैं, या तीन फोर्सेस हैं तो ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, जी सर। जैसे इधर इन तीनों फोर्सेस में से R F1 वेट थीटा, यहाँ पे थीटा कहाँ मैप करेंगे इस क्लोज ट्रायंगल में, ये बता देता हूँ बेटा। आपको मैंने पहले बताया था कि थीटा, ये एंगल थीटा होता है ना, जब हमने इंक्लाइंड प्लेन पे बात कर रहे थे। सो वेट इज मेकिंग एंगल थीटा विद R। थीटा यहाँ पे किधर होगा बेटा, यहाँ पे होगा। ये प्रॉपर मैप करना आना चाहिए। अब इन तीनों में से अगर आपको कोई दो गिवन है तो यू कैन फाइंड थर्ड वन, या रिजॉल्विंग लगा दें, रेजोल्यूशन लगा दें, या आप क्या कर दें, वो कंसेप्ट लगा दें। और रेजोल्यूशन यहाँ पे कैसे लगाते थे, एक्स एक्सिस हम इस इधर मान लेते थे, वाई एक्सिस इस तरफ। तो F1 को रिजॉल्व नहीं करना पड़ता था R को, तो वेट को रिजॉल्व करेंगे। एक बेटा ये कंपोनेंट होगा, याद है नहीं, W कॉस और साइन कॉस साइन, थीटा। जबरदस्त, कॉस। वेट कॉस थीटा। और बेटा एक कंपोनेंट इधर होता था, विच इज W वेट साइन साइन थीटा। थीटा। तो आप देखें, फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन मस्ट कैंसल आउट, F1 मस्ट बी इक्वल टू W साइन थीटा, हम्म। एंड फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दैट कैंसिल होनी चाहिए, R मस्ट बी इक्वल टू W cos थीटा। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस कराए कि कैसे इसको करते हैं। साथ वी विल सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, और उसमें कल हमने बात की थी कि अगर आपके पास ये आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो इक्विलिब्रियम अंदर थ्री फोर्सेस होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे थ्री फोर्सेस लगती हैं, तो कल हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब ये होता है कि थ्री फोर्सेस का सम भी, रिजल्टेंट भी जीरो होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, और मोमेंट भी अबाउट एनी पॉइंट जीरो होना चाहिए। तो फिर थ्री फोर्सेस के केस में हमने कहा था कि अगर फोर्सेस, कंसेप्ट क्या था उसको रिवाइज कर देता हूँ, कि अगर फोर्सेस बेटा आपके पास क्लोज ट्रायंगल बना रही हैं, क्या क्लोज ट्रायंगल, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? जी सर। क्लोज ट्रायंगल बना रही है अगर फोर्सेस, तो ये इंश्योर होगा कि आपका नेट फोर्स जो है वो जीरो है। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, वो एक ही पॉइंट से गुजरे। हाँ, दे मस्ट क्रॉस थ्रू सिंगल पॉइंट, ठीक है, वन कॉमन पॉइंट। सो दीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि अगर एक ऑब्जेक्ट थ्री फोर्सेस के केस में इक्विलिब्रियम में है, तो इन्हीं को अप्लाई करते हैं, आज इन्हीं की एप्लीकेशन की बात करेंगे।
बेटा क्वेश्चन ये मेरी टॉपिकल वर्कशीट का जो है वो सीक्वेंस है, तो क्वेश्चन 4 से ये शुरू हो रही थी। 3 फोर्सेस, डायग्राम शोज 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इन विच डायग्राम इज द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे बेटा, इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे प्लीज। क्लोज ट्राइंगल बननी चाहिए। पहली डायग्राम को देखें, इसमें क्या हो रहा है, ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, थर्ड फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लोज ट्राइंगल बन नहीं रही इधर। क्लोज ट्राइंगल का कंसेप्ट क्या था कि ये फोर्स ये इधर और तीसरी अगर इधर होती तो, इसलिए ये रिजेक्ट कर लोगे। बी को देखें, बी में भी नहीं है, ये फोर्स इधर, ये इधर और तीसरी यहां से है, सो नॉट पॉसिबल। सी देखें बेटा, दिस फोर्स एंड दैट इज आल्सो नॉट ए क्लोज ट्राइंगल। किसमें क्लोज ट्राइंगल बन रही है, देखें। एंड डी, दिस फोर्स, इफ यू कैन सी बेटा, ये फोर्स देखें इधर है ऐसे, और दूसरी फोर्स जो है वो ऐसे है बेटा, और तीसरी फोर्स ऐसे। तो क्लोज ट्रायंगल बन रही है ना। इसका जी मतलब सर। क्या होता है लॉजिकल, कि इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो है। अब सम जीरो होने का मतलब ये है कि अब हमें दूसरी कंडीशन का इस केस में नहीं पता, हमने सिर्फ पहली कंडीशन को देखे ये चीज करनी थी। पहली कंडीशन ही क्लोज ट्रायंगल 3 ऑप्शन में नहीं बन रही, फोर्थ ऑप्शन में बन रही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा बेटा, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपने जरा सोचना है इन सवालों पे पहले खुद। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी हैव 3 कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो एक ही प्लेन पे एक्ट हो रही होती हैं, दैट दे आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है। और एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन शोन इन विच डायग्राम कुड द ऑब्जेक्ट बी इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात, अब हम क्या करेंगे बेटा, कि क्या हम पहले क्रॉस ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से फिल्टर करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, कॉमन सेंस ये कहती है कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से कर लें। ये देखें, इसमें अगर इस फोर्स को एक्सटेंड किया जाए, इसको बेटा यहाँ एक्सटेंड किया जाए, तो ये देख लें, दे डोंट हैव वन कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें देखो बेटा, इसमें बड़ा केयरफुली देखना, मेरा जैसे पॉइंटर समटाइम जरा स्ट्रेट लाइन, ये क्लियरली पता चल रहा है कि नो कॉमन पॉइंट, सिंगल कॉमन पॉइंट नहीं है। और अगर बेटा आप डी को भी पहले देख लें, ये देखें, नो कॉमन पॉइंट इन डी, सो ये भी कैंसिल हो गया। तो सी को आप देखेंगे ना ऑटोमेटिकली, तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये देखें, और ये वो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन आगे तक जा नहीं पा रही। सही है। अगर इफ यू वांट टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, तो आई मे ड्रा देम अगेन। मैं अब ट्राई कर सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन बना पाऊँ। मेरा असल में टेबलेट है ना, उस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस ये। ठीक है बेटा, ऊपर वाली फोर्स थोड़ी इधर टिल्ट हो गई ना, इसलिए। तो ये आपके पास है सही आंसर। अगर अब आप इसको अपनी तसल्ली के लिए क्लोज ट्रायंगल भी देखना चाहते हैं इसमें, तो बननी चाहिए। देखें इस फोर्स को बेटा, इस फोर्स को पहले ड्रा कर लें नीचे। ठीक है। ये फोर्स बेटा इस तरफ है, आपकी मर्जी है दूसरी फोर्स किसको ड्रा करते हैं, ये देखें। तीसरी फोर्स देख लें, इस डायरेक्शन में है, तो दे विल फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल एज वेल। ठीक है, तो हमें एग्जाम में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन 6 देखें, द डायग्राम रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, द लेंस ऑफ फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज, which system of the forces in equilibrium। डी आंसर। सारी फोर्सेस बेटा कंकरेंट तो हैं, दे हैव सेम कॉमन पॉइंट। अब क्या देखना होगा, हमें क्लोज ट्रायंगल की बात करनी होगी। कौन सा आंसर आप कह रहे हैं?
D. वाई? Close triangle formula. नहीं, क्लोज ट्रायंगल तो अब देखे ना, क्लोज ट्रायंगल आपने डी पे कैसे फौरन पहुंच के ए को किस बुनियाद पे आप रिजेक्ट करेंगे? देखिए, वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं। बेटा, अगर आप इस ए पे आए ना, वन बाय वन देखते हैं। इस ए में इस फोर्स को उठा के इसके सर पे यहाँ पे रखें, ठीक है? उतनी ही मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में, सही है ना ये फोर्स? और बेटा, जो आपके पास थर्ड फोर्स बनती है ये वाली, इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये देखें, ये इतनी लेंथ की फोर्स है। तो दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज ट्रायंगल। ठीक है, अभी इस पे श्योर नहीं तो अगली को चेक कर लें, लेकिन आंसर इसका यही बनता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगली क्यों। बी को चेक करें बेटा, ये फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करें स्केल पे, इसी तरह देखें। अब जो इस फोर्स की अगर आप लेंथ देखें ना बेटा, इतनी फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो नीचे तक नहीं पहुंच सकेगी, तो क्लोज ट्रायंगल नहीं बनेगी। आपने फोर्सेस की लेंथ, उसने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को शो कर रही है। ठीक हो गया, ये लेंथ इसके बराबर है। थर्ड वन को भी देखें ना, अगर आप इतनी फोर्स बेटा सी में मैं अगर देखूं, इसको यहाँ ड्रॉ कर लूं, या आपकी मर्जी है इसको उठा के यहाँ ड्रॉ कर लें फिर चेक कर लें, ये देख लें। दिस इज योर ओन चॉइस कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये फोर्स बेटा, ये इस वाली फोर्स को यहाँ ड्रॉ किया। अब बेटा अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूँ ना, इस फोर्स की लेंथ जितनी फोर्स ड्रॉ करनी है मुझे इधर, जब ये ड्रॉ करूंगा ना तो ये इस पॉइंट से क्या होगी, आगे चली जाएगी। ये देख लें, लेंथ उतनी ही रखनी होगी। तो क्लोज ट्रायंगल तो नहीं बनी ना। Yes. ठीक है, क्लोज ट्रायंगल तो नहीं बनी, उतनी लेंथ की फोर्स आपको ड्रॉ करनी है। तो ये अगर आप इस पे गौर करें, एक फोर्स आपकी ये, दूसरी फोर्स ये, थर्ड फोर्स ये, तो तीसरी फोर्स के हेड को पहली फोर्स के टिप पे ज्वाइन करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, आगे चलेगी। अगर बेटा आप इस डी को चेक कर लें, इतनी फोर्स इसके पैरेलल में आप यहाँ पे बनाएं, ये। अब देखो बेटा, अगर इस फोर्स की जितनी फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करें, तो क्या, थोड़ा सा अगर आप देखें, इसमें ए और डी में काफी क्लोजनेस पाई जा रही है। इज दैट क्लियर? ए और डी में से कैसे आप चूज करोगे कि कौन सा आंसर है? पता नहीं, दोनों तो आप क्लोज सोचे ना, ट्रायंगल है। दोनों में से किस किस बुनियाद पे आप फैसला करेंगे? अच्छा, ए होगा वो, डी का एंगल सही नहीं है। अगर कैसे सही नहीं यार, ये मैंने देखा ना, उतनी लेंथ की फोर्स तो यहाँ पे ड्रॉ किया। डी को मैं अगर थोड़ा सा रेज करके आपको दोबारा ड्रॉ करके दूं, ठीक है, तो इतनी लेंथ की फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो देखना थोड़ा सा एंगल का फर्क पड़ रहा है। जी। मतलब इसके पैरेलल में फोर्स यहाँ से अगर ड्रॉ करूंगा ना बेटा मैं, तो वो कुछ इस तरह को चली जाएगी, इसलिए डी नहीं हो सकता, ए आंसर होगा हम्म। इसका। ठीक है, जी। क्वेश्चन 7 पे जाएं। आप चैलेंज करें बेटा, यहाँ पे तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। ग्लाइडर इज डिसेंडिंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का भी क्या मतलब होगा? एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा अगर कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। सो इस पे थ्री फोर्सेस लग रही हैं, एल, आर एंड डब्ल्यू। एयर रेजिस्टेंस, दिस आर, दिस इज लेफ्ट फोर्स,
Left force or this is weight. Which vector triangle could represent a forces acting on the glider? Should they form a closed triangle? नहीं, क्योंकि बेटा हाँ, कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? अच्छा हाँ। बातों को ध्यान में रखे ना, कांस्टेंट स्पीड का हम्म। मतलब ये है कांस्टेंट वेलोसिटी सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो ही होगी। हम्म। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। अंडर मोशन भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्लोज ट्रायंगल देखें किस में बन रही है। अगर ऊपर वाली डायग्राम को ना देखें, सीधा सीधा देखें, दिस दिस दिस, पहले में भी क्लोज ट्रायंगल बन रही है, सेकंड में भी क्लोज ट्रायंगल बन रही है, थर्ड में भी क्लोज ट्रायंगल बन रही है, एंड फोर्थ में भी बन रही है। अब चारों में क्लोज ट्रायंगल बन रही है। फिर किस बेस पे फैसला करेंगे? फिर इस डायग्राम की फोर्सेस को देखेंगे। देखिए बेटा, वेट नीचे लग रहा है, ये तो नजर आ गया। सारी डायग्राम्स में वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। आपको बातें समझ आ रही हैं? जी। आर किधर लगना चाहिए? ऐसे। प्रॉपरली फोकस ऑन बेटा प्लीज। आर की ये डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है इस हाँ, डायग्राम में देखें, ये लेफ्ट डी फोर्स है। आंसर। ये आपका आर इस तरह नीचे तो नहीं हो सकता। आर इज इंक्लाइंड एट 15 डिग्री इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो लेफ्ट फोर्स भी मैंने मान लिया कि ये है। दूसरा देखें, लेफ्ट फोर्स और आर के बीच में एंगल क्या यहाँ नजर आता जा रहा है आपको? 90 डिग्री बन रहा है ना? जी सर। कौन सा आंसर है? हाँ, सी। सी कैसे बेटा, बताएंगे? वो 90 डिग्रीज तो। नहीं, सी फोर्सेस को देख लेना, आप बात को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे ना अनफॉर्चुनेटली। वरना डी, डी बेटा आंसर। ये वेट है। मैंने बोला आपको कि सी में आर इस तरफ है। आर की डायरेक्शन हम्म। बेटा क्या है हमारे पास? राइट में। तो क्या ना लगाए ना प्लीज। आर इधर है तो नीचे सी में तो उल्टा है, तो फिर कैसे हो सकता है सी? ये बात मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो कौन सा आंसर है? डी। डी, ऑब्वियसली डी। वजह ये है कि देखें ये आर, ये आपका वेट, एंड दैट इज द लेफ्ट फोर्स। अब अगर चार डायग्राम में क्लोज ट्रायंगल बन रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको फिजिकल सिचुएशन के मुताबिक फोर्सेस को देखना पड़ेगा। ऐसे आंखें बंद करके तो नहीं उठा देना पड़ेगा, ठीक है। आई समझ जी सर। कि इसमें ये लेफ्ट फोर्स, ये आर और ये वेट। अब देख लें कि सबसे एक ही चीज से आर की बेसिस पे आप तीनों ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं कि आर इधर नहीं हो सकता, आर ये नहीं हो सकता, आर ये नहीं हो सकता। फिर ऑटोमेटिकली आप सी पे जब पहुंचेंगे, डी पे पहुंचेंगे कि आर इधर है, तो लेफ्ट फोर्स आप देख लें ये है। ठीक है, तवज्जो बेटा प्लीज। A cupboard is attached to a wall by a screw. Which force diagram shows the cupboard in equilibrium? With the weight of the cupboard, the force S that screw exerts on the cupboard. S is the force, sorry, for S force कौन लगा रहा है? Screw. Screw कहाँ लगा हुआ है? ये नजर आ रहा है ना? इधर स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू। So R is the force R that the wall exerts on the board. कैसे करोगे बेटा? किस बुनियाद पे फैसला करोगे?
साथ आप इधर ही हैं, चले गए कहीं? कि एक मिनट सो- पहला स्टार्टिंग पॉइंट थिंकिंग का क्या होगा, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या क्लोज ट्रायंगल की तरफ जाएंगे पहले, या आप कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ देखेंगे? कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले बेटा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है? हम्म। समझ आई? जी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखेंगे कि अगर कोई दो ऑप्शंस में सेम आ गया तो वो बात की बात है। इस फोर्स को बेटा एक्सटेंड करें। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, फोर्सेस को क्या करते हैं। जी बेटा, आपको आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है? क्या चीज़ से? मैंने कहा आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी, ये मसला क्या है? ये आ रही है। मैंने कहा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे वेरीफाई करोगे, है या नहीं है? फोर्सेस को एक्सटेंड करोगे भाई, जी सर। लिखना आएगा पेपर में। जो फोर्स है उनको आगे लाइनें ड्रॉ करने हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, जहां भी आपको लगे मूव करना है, एक्सटेंड करना है। ए में हो रहा है सेम पॉइंट। नहीं। इन दो फोर्सेस का ये है, इनका ये है, तो गया। फिर ये क्या आपको होगा? किस सी पे हो रहा है सेम पॉइंट? नहीं। ये देख लें, ये और इन दो फोर्सेस का ये। पहले उन ऑप्शंस को जो स्ट्रेट अवे आपको नजर आती है कि नहीं हो सकती। अब देखें बी में, सेम पॉइंट है। जी। अभी क्वेश्चन मार्क, डी को चेक किए बगैर आप फैसला नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसमें भी डी सेम नहीं। पॉइंट ही आ रहा है। फिर कैसे फैसला करेंगे बी और डी में से? आप क्लोज ट्रायंगल की बेटा तरफ जाएंगे। हम्म। किस तरफ? क्लोज ट्रायंगल। क्लोज ट्रायंगल की तरफ जाएंगे, सही है। ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि क्लोज ट्रायंगल बी में बननी है, डी में बननी है। टेक्निकल सवाल है। पिछले क्वेश्चन आसान थे कि एक कंडीशन पे फैसला हो जाता था। थोड़ा सा अगर मुझे आपसे पूछना पड़े कि स्क्रू जो फोर्स लगाएगा वो कबर्ड पे अंदर की तरफ लगाएगा या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। क्यों? मतलब कपड़ की तरफ। नहीं, फिर कबर्ड वहां पे रुकी कैसे रहेगी अगर स्क्रू ही धकेल रहा है बाहर की तरफ तो? गेस लगा रहे हो बेटा। चलें बी की फोर्सेस को ड्रा करें। ये कौन सी फोर्स है, मैंने कौन सी ड्रा की आपके ख्याल में? और आर। ये कौन सी फोर्स ड्रा की है? डब्ल्यू। ये कौन सी फोर्स ड्रा की है? एस। तो बन रहा है ना। जी। चलें सी पे चलते हैं, डी पे चलते हैं। ये कौन सी फोर्स ड्रा की है बेटा? आर से शुरू कर। एस। चलें आर से शुरू कर लेते हैं। ये कौन अच्छा। सी है? डब्ल्यू। ये कौन सी है? एस। क्या क्लोज ट्रायंगल बना रही है? नहीं। इसलिए क्या, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। इससे ये मैं पूछना चाह रहा हम्म। था कि कबर्ड जो फोर्स लगाती है ना, सॉरी इस पे स्क्रू, वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ नहीं धकेल रहा होगा। कबर्ड रुकेगी कैसे? ठीक है। आर इज द हम्म। कंटेक्ट फोर्स जो उस पे लग रही है। आर कैसे लग रही है? बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस और नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट है आर। ये सोचना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन अगर आप देखना चाहें कि आर इस डायरेक्शन में क्यों है, देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स होगा एन, और फ्रिक्शन फोर्स किधर होगी? ऊपर होती है ना। अलमारी नीचे गिरेगी तो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक के किधर रखेगी? ऊपर की तरफ। जी बेटा।
जी तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है ऐसे? एनर्जी के साथ बैठे हैं यार प्लीज। क्वेश्चन 9, इसका जवाब आप मुझे जल्दी जल्दी दें, कैसे जवाब देंगे? कैन कैन नॉट, कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ए मतलब तीनों में इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, चौथे में नहीं होगा। ए आंसर, वाई? क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के पॉइंट से ही देखेंगे, देख लेते हैं जी आपकी बात को। ये इधर, ये इधर, कॉमन पॉइंट नहीं बन रहा, ये बात है। जी कॉमन पॉइंट भी है, और देखें क्लोज इक्विलिब्रियम, देखें ना, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? ऐसे होता है ना। इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स नीचे लग रही है, तो ये रिजल्टेंट, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, कंकरेंट भी है और वो भी है। सी को देखें, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर होगा? ऊपर नीचे? बेटा आपको क्या पता है चीज। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? भूल तो नहीं गए पीछे वाली सारी बातें? हम्म। हाँ। हाँ, ऊपर की तरफ। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड्स। कौन सा है? ये भी ऐसा ही है, क्लोज ट्रायंगल बन रही है, तो इसलिए ए जो है इसका सही आंसर है। ए में फोर्सेस क्लोज ट्रायंगल तो बना रही है लेकिन कंकरेंट नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स तो जीरो होगी ए में, लेकिन नेट मोमेंट जीरो नहीं। नहीं होगा भाई। ठीक है, एक फोर्स ये। अब आप देखें, इनको ड्रॉ करें, इनकी क्लोज ट्रायंगल, तो ये फोर्स आपकी इधर आ गई। इसको ऐसे ड्रॉ कर वो दें। सर, आपकी आवाज हल्की आ रही है। जी थोड़ी हल्की आ रही है आपकी आवाज। बेटा, कल मैंने रिकॉर्डिंग चेक की ना, बाद में जब आप कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, तो रिकॉर्डिंग में तो आवाज आई हुई थी। फिर इसका नहीं, क्या मतलब? आवाज तो आ रही है आपकी, मैं कह रहा हूँ हल्की आ रही हाँ, रिकॉर्डिंग में आवाज सही आई हुई थी, जिसको आप कह रहे थे कि नहीं आ रही थी आवाज। ठीक है। है। वो मेरे एंड पे मसला हो। वही तो मैंने हम्म। जाके बाद में देखा था। तो हमने सिर्फ इसी बेस पे इसको रिजेक्ट कर लिया कि भाई ये फोर्सेस एक पॉइंट पे क्रॉस ही नहीं कर रही। दूसरा, क्लोज ट्रायंगल बनाने की भी आप कोशिश करें ना, देखें तो क्लोज ट्रायंगल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पहली बात से ही हमने फैसला कर लिया कि दे आर नॉट क्रॉसिंग टू ए सिंगल पॉइंट। आवाज अब सही आ रही है? हाँ, ठीक ठीक है। A cylinder of weight W is placed on a smooth slope. The contact force of the slope on the cylinder is R. A thread is attached to the surface of the cylinder. The other end of the thread is fixed. Which diagram shows the cylinder in equilibrium? आसान सा काम है। ये आंसर हो। देखें, पहले ए को चेक कर लेते हैं। जो थ्रेड की वजह से इस पे फोर्स लगेगी बेटा, टेंशन वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आपको समझ आ रही है बात? जी भाई। जी सर। क्या पहले क्या सवाल पूछा था मैंने कि आपको बात समझ आ रही है, लेकिन आपको आवाज ही नहीं आ रही थी मेरी। टेंशन बेटा इस डायरेक्शन में है। हम्म। ये आर है, ये वेट है, तो ये दोनों इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कोई और पॉइंट है। तो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में देख लें, इसलिए इसको इसको गया। बी को भी देखें, टेंशन इधर, इन दोनों का पॉइंट ये है, इन कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो गया। कौन सा बोला था आपने? प्लीज। सी में क्लोज कंकरेंट पॉइंट है, तो उसी बेस पे, बाकी किसी में कंकरेंट है ही नहीं है ना। सेम कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हमें इतनी तफसील में फिर सोचना ही नहीं है। अगर किसी दो ऑप्शंस में होता ना, फिर हम देखते कि फोर्सेस को क्लोज ट्रायंगल की तरफ जाने की। लेडर, इसको पढ़ लें जरा क्वेश्चन को।
इंपॉर्टेंट बात है, रफ ग्राउंड है और रफ वॉल है, और वेट जो है यहाँ पे लेडर पे यहाँ पे लग रहा होगा। फोर्सेस हम किस पे स्टडी करना चाह रहे हैं इस वक्त? फोर्सेस ऑन वेट क्या कहते हैं? फोर्सेस किस ऑब्जेक्ट पे स्टडी करना चाह रहे हैं हम? अच्छा, लैडर लैडर पे, ठीक है एट पी बस। एंड क्यू। लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कि लैडर जब इक्विलिब्रियम पे है तो इसमें तीन फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, पहले हमने ये फैसला करना है, तीन फोर्सेस लग कौन कौन सी रही हैं। पी क्यू और डब्ल्यू। जी, क्यू पे जो बेटा फोर्स होगी, कौन कौन सी फोर्सेस होंगी क्यू पे? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ प्लीज। क्यू पे एक होगी बेटा फ्रिक्शन फोर्स, ये किधर होगी? हम्म। पीछे की तरफ। क्यों होगी? फ्रिक्शन। लेडर स्लाइड करेगा तो इधर आगे आएगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको जी। कहाँ रोक के रख रही है? बैकवर्ड्स। ठीक है बेटा। हम्म। बैकवर्ड। दूसरी फोर्स क्या होगी, आप बता सकते हैं इधर? दूसरी पी पे। नहीं बेटा, दूसरी यहाँ पे और फोर्स कौन सी होगी? दैट इज नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि जब दो फोर्सेस ऐसे हों बेटा, इनका रिजल्टेंट तो ऐसे बीच होता में है, होगा। ठीक है। ये रिजल्टेंट होता है, बताया हुआ है ना। जी। इनका, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे ऐसे होगा। तो मैं इन दूसरी दोनों फोर्सेस को हटा के क्या सिर्फ एक फोर्स को लिख सकता हूँ, रेड वाली को? इसको भी हटा दूं? हाँ बेटा। नहीं सर। क्यों? ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, रिजल्टेंट लिख दिया तो बस बात हो नहीं गई। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बेटा लिख दिया कि ये है, तो फिर अब पी पे आए। पी पे फ्रिक्शन किधर होगी? पी पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स। क्यों भाईजान? नहीं, मतलब फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेंगे। क्योंकि लेडर नीचे है तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, एफ आर। हम्म, नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स किधर होगा? ऐसे। इनका रिजल्टेंट कैसे होगा बेटा? बीच में। ये फोर्सेस ड्रा करनी आनी चाहिए प्लीज। तो मैं इन दोनों फोर्सेस का, अब आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए इन दोनों फोर्सेस को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि इनका रिजल्ट, अब तीन फोर्सेस हैं मेरे पास, कौन कौन सी तीन फोर्सेस हैं? दिस वन, दैट वन, एंड दिस वन। नीचे डायग्राम में सिर्फ तीन फोर्सेज शो हुई हैं। ये तीन ही फोर्सेस लग रही हैं। अब आप देखना चाहेंगे कि इसमें इन तीन फोर्सेस से इक्विलिब्रियम देखें कैसे मेंटेन हो रहा है। अगर आप इनको कॉमन पॉइंट देखें ना बेटा, इस फोर्स को भी आगे ले जाएं और इसको भी ले जाएं, तो दे हैव सेम कॉमन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। मैंने उसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड तो नहीं ड्रा किया हुआ ना इनका, लेकिन दे हैव दिस कॉमन पॉइंट। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? ए। वेट इज एक्टिंग डाउन, दिस इज फोर्स एट क्यू, देख लें मैंने ऊपर ड्रॉ किया, दिस इज फोर्स एट पी। क्लोज ट्राइंगल, वाई क्लोज ट्राइंगल, एरोस को देख लें, दिस वन, दैट वन, दैट वन। बाकी किसी में अगर आप देखें ना, क्लोज ट्राइंगल बन ही नहीं पा रही, सिर्फ इसमें बन रही है, यहाँ दिस, दिस एंड दैट। इन दो में तो क्लोज ट्राइंगल ही नहीं बन रही, किसमें? इसमें, बी में और सी में। अब आपको डी और ए में से जब तक फोर्सेस का नहीं पता चलेगा, तो आप नहीं सिलेक्ट कर सकोगे कि ए आंसर है या डी है। चले एक, ए। एक लिहाज से आप थोड़ा सा गैस लगा दोगे कि जी डी में वेट इधर ऊपर तो नहीं हो सकता, तो आप फौरन से कहोगे भाई वेट ऊपर कहाँ से आ गया। लेट्स से यू डोंट नो डी फोर्सेस गार्ड है। एट पी एंड क्यू, आप वेट की बुनियाद पे ही यू विल रिजेक्ट डी। लेकिन मैंने आपको डिटेल में फोर्सेस एट क्यू एंड आर बता दी, पी सॉरी, कि अब द वॉल
and ground both are rough, तो resultant force on Q will be in that direction and over here it will be at that direction. ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्सेस की कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, शायद आगे आएगा भी, तो इसलिए बेटा ए सही है इस केस में। समझ आई बात? जी सर। ये लेवल आपने अचीव करना है इतना ज्यादा। देखें, बॉल इज स्लाइडिंग डाउन एट कांस्टेंट स्पीड, अगेन ये भी, इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो है, सो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। जी। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बॉल पे? वेट, फ्रिक्शन वेट, फ्रिक्शन, ये देखें दैट इज और वेट। वो। हम्म। वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अम, मतलब फ्रिक्शन का ऑपोजिट। बेटा नहीं, फ्रिक्शन नहीं, दैट इज नोन एज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बेटा। हम्म। ठीक है, थर्ड वन क्या होगी? जी, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होगी। सही है। सो फ्रिक्शन फोर्स, आर और वेट, ये तीन ही फोर्स लग रही होंगी। क्लोज ट्रायंगल देखें, अगर ए में देखें बेटा आप, दिस, दैट, और ये आगे अपोजिट है, इसको तो गया, सिर्फ क्लोज ट्रायंगल की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं सोचते। ये क्लोज ट्रायंगल है, ठीक है जी, हमारा आंसर हो सकता है। आवाज आ रही है मेरी? जी, सी भी क्लोज ट्रायंगल नहीं है। नहीं है तो गया, डी है। अब बी और डी में से फिर फैसला करने के लिए आपको फोर्सेस का पता होना चाहिए। आप देखें, अगर फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना बेटा, वो ऐसे है, अगर आप थोड़ा देखें गौर करें तो, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दैट इज नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड दिस इज द फ्रिक्शन। क्या बी में 90 डिग्री बन रहा है? इज दिस एंगल इज 90 डिग्री और दिस एंगल इज 90 डिग्री? डीप है। जी, डी पे। तो इसलिए देखें कितना क्लोज है बेटा, कितना क्लोज है। सो सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो जाते हैं, इसलिए इसमें बड़ा मोहतात होना पड़ता है। अब क्लोज ट्रायंगल भी दो बन रही हैं, फोर्सेस भी सही डायरेक्शन में हैं तकरीबन, लेकिन फिर बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है कि इसमें आर और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपस में 90 डिग्री है। फ्रिक्शन फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन एंड आर इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख लें, ऐसा क्वेश्चन आता तो आप फैसला कर पाते वहां पे कि कौन सा आंसर होगा, या बी और डी में से कंफ्यूज हो जाना था आपने आज की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हाँ, हो जाता थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट देखो ना, मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बेटा प्लीज जरा इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपने लेके आनी है। क्वेश्चन 13 देखें, सोचें जरा आप इसको थोड़ा सा। टू ए वॉल बाय मेटल रॉड एंड ए केबल। ठीक है, सो बेटा फोर्सेस, विच वेक्टर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट पी? पॉइंट पी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? स्ट्रिंग पे टेंशन क्या टेंशन ऊपर होगी या नीचे? पर। ये टेंशन है। दूसरी यहाँ फोर्स, इस लैंप वेट। के वेट की वजह से एक फोर्स नीचे होगी, इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। तीसरी फोर्स किधर होनी चाहिए? पॉइंट पी पे इक्विलिब्रियम है ना, तो इसका मतलब जी। ये है कि इस मेटल रॉड की वजह से फोर्स क्या इनवर्ड होगी, ऐसे होगी, या फोर्स बेटा आउटवर्ड। ऐसे होगी, राइट साइड। राइट साइड पे होगी? ये तो क्या वजह कि अब ये दो फोर्सेस बेटा, अगर ये, सॉरी,
एक सेकेंड इसको, हाँ, ये फोर्स बेटा अगर इधर है ऐसे, ये फोर्स ऐसे है, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए जो मेटल रॉड फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा। ठीक है, हम्म। समझ आ रही है चीज? डी। तो साथ देखें इसमें क्या आंसर है। डी आंसर है, डी आंसर है, देख लें। इसलिए बेटा बहुत समझना जरूरी होता है क्लोज ट्रायंगल तो। अब आप देखें क्लोज ट्रायंगल तो किसी और ऑप्शन में बन रही है, ए में भी बन रही है ना, इसमें तो जीवन में। बन नहीं रही। सी में नहीं बन रही। सी पे भी नहीं पता। ए और डी में से फिर आपको फोर्सेस का पता होना चाहिए। आपको पी पे ये आइडिया होना चाहिए कि मोगाट है। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं और किधर लग रही हैं। ठीक है, लैंप की वजह से पॉइंट पी पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, इस बेस पे भी आप देख सकते हैं कि इनको कंपेयर करें। बाकी अगर आपको इतनी बड़ी साइंस नहीं भी पता तो आप सिर्फ इस बेस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और पी पे आप देखिए रॉड की वजह से जो कंटेक्ट फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन यू विल बी एबल टू डू कि कैसे करना है। पढ़ लें क्वेश्चन को। स्मूथ ग्राउंड है बेटा, सो so that there is no frictional force on the ground and rough wall। तो ग्राउंड पे सिर्फ एक ही फोर्स होगी, दैट इज नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। ठीक है, देर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। अगर रफ होता ना बेटा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर होती है ऐसे, बट द ग्राउंड इज स्मूथ। बेटा स्मूथ होने की वजह से, स्मूथ बेटा होने की वजह से ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नहीं होगी। ठीक है, जी। तो बेटा सीधे लफ्जों में हम देखें तो हम इसको और इसको इग्नोर कर देंगे। ये तब होता जब ग्राउंड रफ होता ना बेटा, फ्रिक्शन फोर्स होती तो फिर ये ऑप्शन होती, ये फिर भी ना होता। ठीक है, सो ग्राउंड आपकी स्मूथ है, सीढ़ी रखी हुई है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगी, दैट इज परपेंडिकुलर। लेकिन दीवार रफ है, दीवार अगर स्मूथ होती तो ये ऑप्शन होती। लेकिन बेटा दीवार रफ है, रफ होने का मतलब क्या है कि एक फ्रिक्शन फोर्स है दीवार पे, दूसरी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा ही होगा ना। जी। तो कौन सा आंसर है? डी। बी आंसर है, जबरदस्त है। ये तीनों गए। और देखें तीनों फोर्सेस, आप देखें इस केस में इक्विलिब्रियम अगर है तो इस पे ये फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये स्टैटिक रह नहीं सकता, उसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा। वजह ये है कि इन तीनों फोर्सेस का अगर देखें तो एक पॉइंट पे कंकरेंट ही नहीं हो सकती। इन मतलब स्मूथ ग्राउंड पे सीढ़ी कभी भी स्टैटिक रह नहीं सकती, ग्राउंड को रफ होना चाहिए। वॉल स्मूथ होगी तो फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब वॉल स्मूथ होगी तो ऑप्शन सी होगी, अगर ये रफ होगा तो। फिर देख लें इन तीनों का कॉमन पॉइंट है यहाँ पे। जी। इस केस में आंसर बी है बेटा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सो 15 पे चलते हैं। टू रिजिड रॉड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड एंड वाई जेड आर फिक्स टू ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट एक्स एंड वाई। रिजिड रॉड्स हैं आपके बेटा एक्स जेड और वाई जेड। विच डायग्राम शोज द फोर्सेस एक्टिंग एट जेड। द लोड इज नॉट मूविंग, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। तो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? अब देखें इस पॉइंट जेड पे देखें। पॉइंट जेड पे बेटा एक फोर्स ये लग रही है नीचे को, वेट। और सारी डायग्राम में देखें, ए बी सी डी में देखें तो वेट नीचे को ही लग रहा है। फिर इस फोर्स की जी। बेस पे आप नहीं फैसला कर पा सकते। अब और क्या सी और होगा? डी नहीं होंगे क्योंकि क्लोज ट्रायंगल।
क्लोज ट्रायंगल किस में नहीं बन रही? अच्छा, ए में क्लोज ट्रायंगल बन रही है, बी में क्लोज ट्रायंगल नहीं बन रही, जबरदस्त। डी, ठीक है। इसमें भी नहीं बन रही। ठीक है। सो आपके पास फैसला अब करना है ए और सी में से। अब आपको फोर्सेस का अंदाजा होना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा इस रॉड की वजह से जो फोर्स लगेगी ना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी। ठीक है, ऊपर वाले रॉड पे। ये बताता हूँ आपको। देखें बेटा, अगर इधर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स ये वेट है, तो इस फोर्स को ये जो रॉड फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नीचे को लग रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गई। ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी, मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ऊपर वाले रॉड में नीचे को फोर्स लग रही है सर। तो फिर देखें उसमें क्या मसला आएगा। लेट्स से आप फिर क्या कहते हो कि जी फोर्स किधर लगनी चाहिए। लेट्स से आप कहते हो इसकी इस पॉइंट ऊपर वाले रॉड की वजह से फोर्स ऐसे लग रही है, ये वेट नीचे है, इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर तीसरी फोर्स किधर होनी चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर बन रहा है, तो तीसरी फोर्स कहीं इधर होनी चाहिए, तो कोई सपोर्ट ही नहीं है जो इधर फोर्स लगाए। ठीक है, समझ आई बात? हम्म। जी। ऊपर वाला रॉड फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, और सेंटर वाला जो है उससे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। सो इधर फोर्स ऐसे जिद कर गया पॉइंटर, और इस रॉड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो ऐसे, ये देखिए। सो फोर्स इन वाई जेड, फोर्स इन एक्स जेड, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, 16 को देखें। 16 में पढ़ लें जरा इसको जल्दी जल्दी। रॉड इक्विलिब्रियम में, फोर्सेस ऑन रॉड देख रहे हैं, दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, तीसरी फोर्स पॉइंट एक्स पे उसने क्या बता दें, किस बुनियाद पे बताएंगे? पॉइंट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन किए बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट लगी है, ये रॉड पे फोर्स इधर ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है, इसको भी मैं इधर लाऊंगा, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे इसका। ठीक है बेटा, अगर इन दो हम्म। फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्यारे बेटा यहाँ पे है, दिस इज, सो फोर्स एट एक्स जो है वो भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट से गुजरे। ये समझिएगा, दिस फोर्स मस्ट आल्सो क्रॉस थ्रू दिस सेम पॉइंट। जी। तो डी कनकरेंट होगा। होनी चाहिए ना। जी। तो कौन सी ऑप्शन है? डी। डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको दो फोर्सेस दिए, तीसरी फोर्स वो कहता है ड्रॉ करें, तो आपने इन दो फोर्सेस का कंकरेंट पॉइंट निकालना है, कॉमन पॉइंट निकालना है, तीसरी फोर्स को उसी उसी पॉइंट से गुजरना चाहिए। एतराज है तो आप बात करें। नाइस। ठीक है, और क्लोज ट्रायंगल भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखें वेट, और इसके अलावा फिर ये फोर्स ऐसे, और ये देख लें आप। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 17, कल भी बताया था, थ्री फोर्सेस का केस ये, और रीड आप कर लें इसको। दिस mass is at equilibrium. Forces acting on this mass are H, weight or tension. So which statement is correct? दो तरीके मैंने कल बताए थे बेटा। एक तरीका ये है कि आप टेंशन को रिजॉल्व कर लें, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा बेटा, और एक वर्टिकल। एक ऊपर होगा, ये कर लें। ऊपर वाला बेटा टी साइन ऑफ ये साइन थीटा, साइन ऑफ 30, 30। और ये टी कॉस 30, हम्म। और फिर आप लेफ्ट राइट फोर्सेस को इक्वल कर दें,
और अप डाउन फोर्सेस को इक्वल कर दे, वजह सिंपल सी बता दी थी मैंने कि ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है। जी, तो तो एच W इक्वल्स इज इक्वल टी। टू टी साइन 30, H इज इक्वल टू टी कॉस 30। टी कॉस 30। माशाल्लाह, ए इज करेक्ट। अगर एक और चीज में फंसा सकता था, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करें सेकंड को फर्स्ट से, तो आपके पास W/H इज इक्वल टू टी साइन ओवर टी कॉस तो टेन 30। अगर ये रिलेशनशिप ना होता है में गिवन है और टेन की फॉर्म में होता W इज इक्वल टू एच टेन 30, तो फिर ये ज्यादा टेक्निकल हो जाए। दूसरा, आप क्लोज ट्राइंगल बना लें बेटा, ये एच, ये डेट, और दैट इज टेंशन। नहीं समझ आई? टेंशन का एंगल जी। जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, यानी 30 मार्क कर सकते, दैट इज द 30। तो आप देख लें एच इज इक्वल टू cos 30 करेंगे तो W/T होगा। cos 30 क्या होगा? ये तो गलत नहीं हो जाएगा? ये मैंने गलत लिखी है ना फोर्सेस। ऊपर आप एक चीज गौर ही नहीं किया आपने, मुझे फॉलो करते रहे बेटा, ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, दैट इज टी cos 30 होगा, एंड दैट इज टी साइन 30। एच इज इक्वल टू क्या? टी। अच्छा, हाँ। तो यही तो मैं इधर इधर आके ट्रायंगल मेथड से मैंने पकड़ लिया कि गड़बड़ हुई है। अच्छा, हाँ। सो टी cos 30 इज बाय वेट, W इज इक्वल टू तो डब्ल्यू इक्वल्स टी कॉस 30। टी cos 30। तो आंसर सी है भाई, ए नहीं है, सॉरी। इसलिए कंपोनेंट में बड़ा ख्याल करना। मैं इधर से आगे पकड़ा, इस डायग्राम पे आए ना जरा, तो आप देखिए cos ऑफ, अगर आप 30 लगाएंगे तो दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये मैंने इधर से क्लिक किया कि भाई मसला हो गया कोई। ये क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेते हैं। इस जगह पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं? एक बंदे का वेट, डाउनवर्ड्स। एक टेंशन बेटा इधर, दूसरी टेंशन इधर। इधर और। सेम टेंशन ही होगी, एक ही स्ट्रेंथ है। अब आप रिजॉल्व जी। करेंगे टेंशन को बेटा। हम्म, एक टेंशन का कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज टी कॉस, बहुत मोहतात होना है। दूसरा इधर होगा, दैट इज आल्सो टी कॉस कॉस थीटा। थीटा। बेटा एक कंपोनेंट ऊपर होगा, दैट इज टी साइन थीटा। साइन थीटा। और दूसरा इसका एक पार्ट ऊपर होगा, दैट इज टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। ऊपर वाली फोर्सेस टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ओके। वेट। सो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डब्ल्यू W/2T, सॉरी टू टू साइन। साइन थीटा। कौन सा आंसर है? बी होगा ना? हाँ जी, W/2 साइन पार्ट थीटा। बी। ठीक है। थीटा इंक्रीज जी। करेंगे तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा वैसे? थीटा इंक्रीज करेंगे तो बताया ना, आप मैथ की टेंशन लैंग्वेज जी। इंक्रीज हो। हाँ बेटा देखो ना यार, थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये पता है, मैथ भी पढ़ते हो आप। जी। तो साइन इंक्रीज होगा। साइन थीटा इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर में, तो टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कि साइन थीटा इंक्रीज होगा तो टेंशन विल डिक्रीज। अगर यही क्वेश्चन आ जाए डिक्रीज। कि थीटा इंक्रीज करने से टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टेंशन, अगर थीटा डिक्रीज होगा तो टेंशन इंक्रीज होगा। हाँ थीटा इंक्रीज करने से टेंशन डिक्रीज होगी भाई।